नमस्कार, घड़ी इशारा कर रही है नेशन एट 9 का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए करेंगे शुरुआत। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर के साथ। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज डीयू के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 3 विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ 11 बजे से होगा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। इस मौके पर पीएम दिल्ली विश्वविद्यालय की 3 इमारतों की आधारशिला भी रखेंगे और काफी टेबल बुक्स का भी सेट जारी किया जाएगा। कार्यक्रम में कॉलेजों के प्राचार्य, उप प्राचार्य, नवनियुक्त प्रोफेसर और चयनित छात्र व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे, जबकि बाकी छात्रों और शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आयोजित किया जाएगा। अगली खबर पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से, जहां राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। इसके पहले बीते इम्फाल पहुंचने पर राहुल गांधी को सड़क से हिंसा प्रभावित क्षेत्र में जाने से रोका गया था। उसके बाद वो सरकारी हेलीकॉप्टर से हिंसा प्रभावित क्षेत्र चूड़ा चांदपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने रिलीफ कैंप में लोगों से मुलाकात की। उन्हें मोइरांग जाना था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इजाजत नहीं दी थी। बाद में वे शाम को चूड़ा चांदपुर से इम्फाल लौट आए थे। बीती रात राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैं मणिपुर के अपने सभी भाई बहनों को सुनने आया हूँ। सभी समुदाय के लोग बहुत स्वागत और प्रेम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है। मणिपुर को इलाज की जरूरत है। शांति हमारी एकमात्र प्राथमिकता होना चाहिए। आपको बता दें कि बीते 3 मई से जारी हिंसा में अब तक 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। खबरों में रुख कर देंगे राजस्थान की ओर, जहां मेवाड़ की राजनीति के लिए आज का दिन अहम रहा। केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह उदयपुर में होंगे। एक तरफ जहां वह केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, साथ ही गहलोत सरकार पर नाकामियों पर निशाना साधा जाएगा। वे सुबह विशेष विमान से 11 बजे उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट उतरेंगे। इसके बाद वो उदयपुर के भंडारी दर्शक मंडप में बीजेपी द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। दरअसल उदयपुर के साथ ही पूरा मेवाड़ बीजेपी का गढ़ माना जाता है। साल 2018 चुनाव में हारने के बावजूद बीजेपी ने उदयपुर में 8 से 6 सीटें जीती थी। आपको बता दें कि इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी दल अभी से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहने वाले हैं। बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो राज्य के दौरे पर हैं। इस दौरान बिलासपुर में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। जेपी नड्डा की सभा बिलासपुर के रेलवे ग्राउंड में दोपहर 2 बजे होगी। इस दौरान वे मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लोगों को योजनाओं की जानकारी भी देंगे। बीजेपी ने कार्यक्रम में लाखों कार्यकर्ताओं और लोगों के पहुंचने का दावा किया है। जेपी नड्डा की इस सभा का मकसद 24 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना, बिलासपुर संभाग चुनाव में बिगुल फूंकना। आपको बता दें कि इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर जाएंगे, जहां सीएम योगी गरीबों को आशियाने की चाबी सौंपेंगे। ये फ्लैट माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि दिसंबर 2021 में सीएम योगी ने अतीक अहमद के कब्जे से 1760 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई थी। इस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 76 फ्लैट बनाए गए। 76 फ्लैट्स के लिए करीब 7,000 लोगों ने आवेदन किया था। इसमें से 76 लोगों के नाम लॉटरी के जरिए फ्लैट के लिए निकाले जा चुके हैं। इन फ्लैट्स की कीमत 6,50,000 रुपए तक बताई गई है। इसमें से 3 लाख राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जानी है। सीएम योगी 768 करोड़ की 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। खबरों में अब रुख करते हैं बिहार की ओर, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार शुक्रवार को एक कड़े मार्ग पार्टी में कई विधायकों से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर संजीव समेत कुछ और विधायकों से इस मुलाकात को लेकर सीएम आवास बुलावा गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश अपने दल के बारे में और विधायकों से बारी बारी से मिल रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को शालिनी मिश्रा और अजय चौधरी ने भी उनसे भेंट मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायकों से उनका हालचाल जाना, साथ ही विकास कार्यों और लोगों की प्रतिक्रियाओं से जुड़ा फीडबैक भी लिया।
खबरों में रुख करते हैं गुजरात की ओर, जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल रिव्यू पिटीशन में आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के डिग्री से जुड़े फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन दायर किया है। पिटीशन पर सुनवाई के लिए सभी पक्षों को इसकी कॉपी मुहैया करा दी गई है। केजरीवाल इस मामले में अहमदाबाद की कोर्ट में मानहानि के केस का सामना भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आप संयोजक ने 31 मार्च को सुनाए गए आदेश पर यह समीक्षा याचिका दायर की। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें डिग्री शेयर करने के लिए कहा गया था। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। खबरों में अब रुख करते हैं राजस्थान की ओर, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चोटिल होने से कैबिनेट बैठक के साथ ही साथ दिल्ली में होने वाली कांग्रेस बैठक भी टल सकती है। डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री गहलोत को 7 दिन तक के लिए आराम की सलाह दी है। अफसरों ने बताया कि सीएम आवास में टहलते वक्त अशोक गहलोत के पैर में चोट लग गई थी। सीएम गहलोत को फिलहाल कच्चा प्लास्टर लगाया गया है। इस घटनाक्रम के चलते सचिन पायलट संबंधित सभी फैसले को टालते नजर आ रहे हैं। सीएम गहलोत इलाज के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पहुंचे थे। इसके बाद वह व्हील चेयर के जरिए वापस घर लौटे। इसके बाद गहलोत के जितने भी कार्यक्रम थे उनको स्थगित किया गया, लेकिन गहलोत ने कहा कि मैं घर से ही सारे काम करूंगा। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा स्कूलों में हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर का पाठ पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सावरकर ने अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल में दोहरी आजीवन कारावास में सजा काटी थी और सजा इतनी कठोर थी कि उन्हें अपने भाई की कैद के बारे में सालों बाद पता चला। उन्होंने मुरैना में संवाददाताओं से कहा कि आज वीर सावरकर की सभी को जरूरत है। इस उपलक्ष्य में सभी को पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। इधर सीएम केसीआर करेंगे पोंडू वितरण की शुरुआत। आपको बता दें कि पट्टे का वितरण किया जाएगा आज। इस बाबत तमाम विधायक और मंत्री भी पट्टों का वितरण करते हुए नजर आएंगे। क्या करूं? पश्चिम बंगाल की ओर, जहां पंचायत चुनाव से पहले झड़प को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रशासन को सख्त चेतावनी दी। राज्यपाल बोस ने सिलीगुड़ी सर्किट हाउस में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से के साथ बैठक की है। कहा है कि इस राज्य की मौजूदा स्थिति बहुत परेशान करने वाली है। राज्यपाल बोस ने कहा कि लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील उसके संरक्षक के हाथों ही ठोकी जानी चाहिए। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ये भी कहा गया कि हिंसा वाले क्षेत्रों का दौरा करते रहेंगे ताकि उन्हें स्थिति की जानकारी अवगत हो। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए जाने के दौरान पिछले 2 हफ्तों में झड़प में राज्य में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। पंचायत चुनाव के लिए 7 जुलाई को वोटिंग होगी। चलिए खबरों में अब बात होगी कर्नाटक की, जहां पर कर्नाटक सरकार चुनावी गारंटी को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में चावल खरीदने में मुश्किलों का सामना कर रही है। इस बीच सिद्धारमैया सरकार ने अन्नभाग्य योजना के तहत अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल की जगह 34 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से लाभार्थियों को पैसे देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कहा कि लोगों को 1 जुलाई से पैसे देने का काम शुरू हो जाएगा। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि वो सत्ता में आने पर केंद्र में फ्री में जा रहे 5 किलो चावल के अलावा अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल हर महीने और देगी। कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के एचपी मुनियप्पा ने सीएम सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक के बाद कहा कि भारतीय खाद्य निगम की मानक दर 34 रुपए प्रति किलोग्राम चावल ही है। हमने चावल खरीदने की कोशिश की, लेकिन कोई संस्था हमें आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए आगे नहीं आई। और अब बात हरियाणा की, जहां पर हरियाणा में जेजेपी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई नजर आती है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के गढ़ में बड़ा झटका मिला। जींद जिले के जुलाना में हल्का प्रधान समेत
सभी पदाधिकारियों ने पार्टी को बोला अलविदा। 2 जुलाई को जुलाना में जेजेपी राज्य स्तरीय रैली का आयोजन करने जा रही है और इसी के पहले पार्टी को बड़ा झटका लगा। पार्टी बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने पद को छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दी है। जेजेपी छोड़ने वाले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोई विकास कार्य ही नहीं करवाया गया। 2018 में जींद में जेजेपी पार्टी का उदय हुआ था और यहीं से जेजेपी का पतन शुरू होगा। जेजेपी सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल में प्रदेश सिविल जज परीक्षा के लिए अस्वीकृत उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से झटका लगा। अदालत ने अधिकांश उम्मीदवारों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सिविल जज के लिए 9 जुलाई को निर्धारित छठवीं परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग ने 1700 आवेदन रद्द किए थे। आयोग ने दलील दी थी कि अस्वीकृत उम्मीदवारों ने नियमों के अनुरूप दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने नेहा शर्मा अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसे प्रमाण पत्रों को आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जमा करवाया जा सकता है। चलिए खबरों में रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की ओर अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया। आज सुबह 4 बजे पूजा अर्चना के बाद उपराज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान आधार शिविर पूरी तरह से भोले के रंग में नजर आया। भक्तों ने भोले के जयकारे लगाकर यात्रा की शुरुआत की है। कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के लिए वाहनों का काफिला रवाना किया गया है। वीरवार को श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के आधार शिविर भगवती नगर पहुंच गया था। पहली बार यात्रा के दौरान भूस्खलन वाली जगहों से गुजरते वक्त पत्थरों से बचने के लिए हेलमेट दिए गए हैं। श्रद्धालु शनिवार को पारंपरिक बालकोट और पहलगाम रूट से पवित्र गुफा की ओर बढ़ेंगे। बालटाल रूट से जाने वाला जत्था शनिवार को ही हिमलिंग के दर्शन करके लौट आएगा। खबरों में अब बात होगी महाराष्ट्र की, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे के बाद समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चाएं तेज हैं। अब उद्धव ठाकरे इसके तार शरिया कानून से जोड़ते नजर आए। मुखपत्र सामना के जरिए उद्धव ठाकरे ने कहा कि समान नागरिक संहिता का आधार सिर्फ मुसलमानों के कानून का विरोध नहीं होना चाहिए। देश का कोई भी कानून हो किसी भी समुदाय के लोगों के अहित में नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान केंद्र सरकार को रखना चाहिए। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को देश में यूसीसी लागू करने पर जोर दिया था। कहा था कि इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है। और अब झारखंड की, जहां झारखंड के विधायक सरयू राय के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। प्रोत्साहन राशि मामले में विधायक सरयू राय संकट के बादल गहरा गए हैं। कोर्ट में उपस्थित नहीं रहने की वजह से कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। आपको बता दें कि कोरोना प्रोत्साहन राशि के समय सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर गलत तरीके से प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाया और इसी पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी को लेकर जज ऋषि कुमार ने MP MLA स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट को जारी किया। चलिए खबरों में अब बात होगी पंजाब की, जहां खालिस्तान समर्थक अमृतपाल एक बार फिर से चर्चा में है। अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह यहां भूख हड़ताल पर बैठे। अमृतपाल सिंह के साथ उनके साथी भी भूख हड़ताल कर रहे हैं। लगभग 10 कैदियों के भूख हड़ताल पर जाने के बाद डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में हड़कंप मचा है। इसके बाद से जेल प्रशासन कैदियों की हड़ताल खत्म करने की लगातार मांग कर रहा है। वहीं आपको बता दें, अपने पति से मिलकर लौटी पत्नी किरणदीप कौर ने भी ऐलान किया है कि वह अपने पति के समर्थन में भूख हड़ताल करेंगी। आपको बता दें कि अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज है। चलिए खबरों रुख करेंगे पूर्वोत्तर राज्य असम की ओर, जहां पर AIUDF पार्टी के विधायक की गुंडई सामने आई। इसके बाद पुलिस ने विधायक निजामुद्दीन चौधरी को गिरफ्तार किया है। विधायक निजामुद्दीन चौधरी बीते मंगलवार रात 2 बजे 5 ग्राम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत काठा खाल आउटपोस्ट घर में घुसकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते नजर आए। जब ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनसे लगभग 20 समर्थक के साथ पुलिस कर्मियों को भी अपनी ड्यूटी से रोकने की उन्होंने कोशिश की। यहाँ आपको बता दें कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता अताउर रहमान लश्कर की शिकायत पर पहले विधायक को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया था और फिर बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
खबरों में रुख करते हैं देवभूमि उत्तराखंड का, जहां बीती रात सरकार ने 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। कई अधिकारियों से उनकी अतिरिक्त जिम्मेदारी ले ली गई, जबकि कई अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार ने उत्तराखंड परिवहन निगम के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं 2007 के बैच के आईएएस अधिकारी लालरेन लियाना पैनई को राज्य में परिवहन निगम के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधायक आईएएस राधिका झा को समाज कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज सिंह ग्रब्याल से हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। वहीं रंजना को विद्यालय शिक्षा विभाग का अपर सचिव नियुक्त किया गया। चलिए खबरों में एक बार फिर से रुख करेंगे पूर्वोत्तर राज्य मेघालय का, जहां पर मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने शिलांग में डॉन बॉस्को टेक्निकल स्कूल का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने पास हुए छात्रों को प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र से सम्मानित किया, उनको वितरित किए। छात्रों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि मैं आप सभी में जुनून और एक चिंगारी और कुछ करने की इच्छा देख सकता हूं और ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि युवा ये राज्य और देश के लिए एक बड़ी ताकत है। इसी युवाओं की इस कार्य शक्ति का उपयोग करना एक चुनौती है। चलिए खबरों में रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की ओर, जहां आगामी चुनाव में वाईएसआरसीपी को चुनाव हराने के लिए तेलुगु देशम पार्टी हर संभव कोशिश करी है। टीडीपी ने महानाडु के दौरान भविष्य की गारंटी नाम से जारी घोषणा पत्र को अपने कब्जे में लेकर शुरू कर दिया है। इसके तहत टीडीपी नेताओं ने विशाखापट्टनम के ओल्ड गाजुवाका जंक्शन पर एक सार्वजनिक बैठक भी की और वे घोषणा पत्र को जनता के बीच ले जाने के लिए बस यात्रा शुरू भी करेंगे। पूर्व मंत्री गंता श्रीनिवास राव, बंडारू सत्यनारायण अनिता, संयुक्त विशाखा टीडीपी नेता मौजूद है। इस मौके पर बोलते हुए पल्ला श्रीनिवास राव ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर 3 राजधानियों के नाम पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें विशाखापट्टनम में कदम रखने का कोई अधिकार नहीं है। इधर आपको बता दें कि सार्वजनिक मंच से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र सीएम की ओर से किया गया। सभी से संभावनाएं तेज हुई हैं। सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारियां तेज कर सकी है। इसी को लेकर अब सियासी दलों की राय बढ़ती नजर आ रही है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने अब समान नागरिक संहिता कानून को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। डीएमके के अध्यक्ष तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने यूसीसी पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे मोदी कहते हैं कि एक देश में 2 तरह के कानून नहीं होने चाहिए। स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर और देश में भ्रम पैदा करने 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की सोच रहे हैं। स्टालिन ने उन पर कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह से साबित करने और बाधित करने, धार्मिक हिंसा की कोशिश करने का आरोप लगाया। सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि लोग आगामी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। स्टालिन ने पार्टी के एक पदाधिकारी की पोती की शादी के बाद टिप्पणी की। ये शादी द्रमुक मुख्यालय अन्ना अरविलयम के एक सभागार में। अगली खबर आंध्र प्रदेश से, जहां अनंतपुर वाईएसआरसीपी और टीडीपी गुटों के बीच जमीन विवाद को लेकर झड़प हुई है। इस दौरान झड़प में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल टीडीपी नेता राम सुब्बा रेड्डी ने कहा है कि गंगा देवी पल्ली गांव में आवंटित लेआउट के पास जमीन पर वाईएसआरसीपी नेताओं ने 2019 में कब्जा किया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इंसाफ के लिए साल 2021 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कोर्ट ने निषेधाज्ञा आदेश जारी किया था। वहीं वाईएसआरसीपी समर्थकों ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो राम सुब्बा रेड्डी ने रिश्तेदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी को लेकर दोनों गुटों में मारपीट और पथराव हुआ। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। खबरों में अब बात हुई केरल की, जहां पर कन्नूर में भारी बारिश के कारण हवाई अड्डे के पास घरों में पानी भरा। भारी बारिश ने बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया। बारिश की वजह से कई क्षेत्रों में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल केलिरी कारा में कन्नूर हवाई अड्डे के गेट के पास स्थिति ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि हवाई अड्डे में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे घरों और खेतों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। चलिए बात होगी तमिलनाडु की, जहां पर चेन्नई में टमाटर की कीमत लगभग 2 गुनी है, जो 2 दिन पहले 50 से 60 रुपए प्रति किलो की तुलना में 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंची। इधर थोक व्यापारी का कहना है कि खुदरा बाजारों में टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं उच्च मांग के बाद किसानों से खरीद मूल्य लगभग 25% बढ़ा है। मंत्री के.आर. पेरिया करुपुन ने टमाटर की कीमतें कम करने का वादा करते हुए राज्य में सहकारी स्टोर पर 68 प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचने की बात कही है।
साथ ही तमिलनाडु के सहकारिता मंत्री के आर पेरिया करप्पुन ने चेन्नई में फार्म फ्रेश आउटलेट का निरीक्षण भी किया है और सब्सिडीदार टमाटरों का वितरण किया गया है। इसी के साथ नेशन@9 में अभी के लिए बस इतना ही।